नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर ही कि हम लोग यूपीएससी 2025 के पीवाईक्यूज़ की बात करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम केवल और केवल जीके जीएस पीवाईक्यूज़ की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 1991 से लेकर के 2021 तक के यूपीएससी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, हम सभी प्रश्नों को बारी बारी करके एक एक सेट में करते हुए चलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो जीके जीएस का पीवाईक्यू है यह चैप्टर वाइज है, यानी कि जैसे आज मैं एक चैप्टर उठा, पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा, यहाँ से जितने प्रश्न बने हैं 1991 से लेकर 2021 तक हम उनकी बात करेंगे। यह जो है कि 2 या 3 वीडियो में मतलब 2 या 3 पार्ट में यह वीडियो आएगा, क्योंकि यह पार्ट 1 है इस चैप्टर का, क्योंकि 1991 से लेकर 2021 तक के ढेर सारे प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए हम सभी प्रश्नों की बात करेंगे। फिर दोस्तों इसी चैप्टर से बहुत सारे हम एमसीक्यूज़ की भी बात करेंगे, यानी ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने कुछ जो है कि आपको लगा रखा है ताकि आपको थंबनेल के ऊपर ही दिख जाए और आप जो है कि अच्छे से समझ पाएँ कि आपको जो यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही बेहतर और बहुत ही कारगर तरीके से दिया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इससे बेहतर कहीं नहीं, तो वास्तव में इससे बेहतर कहीं नहीं। जो कुछ भी आपको पेपर में एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे वो डायरेक्ट हमारे वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, चूँकि जीके जीएस में जो है कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 का 40 प्रश्न मैं अपने ही इसी वीडियो के माध्यम से सारा का सारा फंसाने का दावा करूंगा। दोस्तों जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। और इसके लिए आप जानते हैं कि कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैं यूपीएससी के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी को टारगेट करते हुए रोज़ाना सुबह 5 बजे एक करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, जिसमें मैं स्टैटिक जीके की भी चर्चा करता हूं। इसमें ये जो आपके करंट अफेयर की जो क्लास है जो कि 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर सुबह मैंने 5 बजे क्लास लिया था। उस वीडियो का लिंक यहाँ पे मैंने दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करते हैं, तो इंटरनेशनल इशूज़ को कवर करते हैं, नेशनल अफेयर, अवार्ड न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, इन सारे ही न्यूज़ को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बार देखें तो सही, इससे बेहतर कहीं नहीं, ये बिल्कुल वास्तविकता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सभी को वीडियो को नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलता रहे। अब यहाँ पर जो है कि हम टाइप्ड नहीं करवाए हैं प्रश्नों को, ये जो प्रश्न है आपके जैसा आपका किताब में बुक में था, मैं हूबहू ऐसे उठा कर रख दिया हूँ, ताकि आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा सकूँ कि देखिए 2021 में जो है कि पूछा गया, वो भी 21 नवंबर 2021 को शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है ये। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ऐसे ही दोस्तों देखिएगा, ऐसे ही आपके सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे और मैं क्या करूँगा, एक एक को हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम हर एक वीडियो में कम से कम 25 से 30 या 20 प्रश्न मिनिमम हम क्या करें, चर्चा करें, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ दोस्तों। तो आइए क्या करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहता है भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार खाली स्थान किसके द्वारा पेश किया गया था। यानी भारत के लिए एक संविधान सभा का जो विचार रखा गया था या संविधान सभा की मांग किया गया था, वह पहली बार किसके द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या एमएन राय। यहाँ पे आपके उत्तर हैं, 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको सही उत्तर करना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएन राय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा का विचार पहली बार किसने रखा। अगर आपको ऑप्शन में एमएन राय मिलेंगे तो आप हमेशा एमएन राय को क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये लिखित रूप में पहली बार मांग करते हैं और यही जो है कि अच्छे से मांग करते हैं, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल डिमांड करते हैं। इससे पहले 1895 में वल्लभ भाई पटेल भी डिमांड करते हैं। कब करते हैं, 1895 में इन्होंने भी जो है कि डिमांड किया था, लेकिन यह अनऑफिशियल या कहें कि अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग किए हुए थे। और औपचारिक तरीके से मांग किसने किया, तो एमएन राय ने किया। किसने किया, एमएन राय, या हम कह सकते हैं इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। तो ये प्रश्न कब पूछा गया था, 21 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा, यहाँ पे जो ये जो आपके
सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। ये जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये स्वराज्य विधेयक के माध्यम से मांग किए थे किसकी, संविधान सभा की। वहीं उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष भी संविधान सभा के निर्माण की मांग रखा था, यानी मांग किया था। उसके बाद 1934 में मांग किसने किया, आपके एम.एन. राय ने मांग किया और इन्होंने ऑफिशियल डिमांड रखा था। उसके पहले जिसने भी डिमांड रखा वो अनऑफिशियल था, इसे एक बात ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये भाई सुनो, यहाँ पे इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा नहीं है ना। जो आपका संसदीय शासन है ना, जिसको आप लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको आप लोग क्या क्या कहते हैं, मोनार्कियल गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर हॉल, कैबिनेट गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो दोस्तों पूछ रहे कौन सा नहीं है, यानी इसमें 3 है और 1 नहीं है। तो वह है भैया मोनार्कियल गवर्नमेंट हम नहीं कहते संसदीय शासन व्यवस्था को। किसको, मोनार्कियल गवर्नमेंट नहीं कहते। जबकि वेस्टमिनिस्टर मॉडल या कहें कि कैबिनेट गवर्नमेंट या कैबिनेट सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार, तो ये तीनों तो भैया किसके नाम है, संसदीय शासन का ही नाम है। जबकि मोनार्कियल यानी राजशाही शासन संसदीय शासन का नाम नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया 22 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा कि ए जो है कि बिल्कुल नहीं है। बाकी अन्य 3 क्या है दोस्तों, अन्य 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तीसरा प्रश्न कहता है कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। भारत का संघीय न्यायालय का मतलब जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात किया जा रहा है दोस्तों, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था। ये पूछा गया 14 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 में। कब पूछा गया, 14 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 में। अब दोस्तों इसको मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है जिसमें ये कहा गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। और जिसकी स्थापना कब होती दोस्तों, इसकी स्थापना होती आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1937। यानी कि जो अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। किसके अंतर्गत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था शुरुआत में, लेकिन समय समय पे क्या हुआ, इसमें बदलाव होते गए, ठीक है। आई बात समझ में। तो 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो उस समय 3 या फिर हम कहें कि 1 मुख्य न्यायाधीश होते थे तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे एकदम शुरुआत में। हालांकि ये कहा गया कि 7 न्यायाधीश होंगे, लेकिन 3 ही न्यायाधीश हुए, ठीक है। अगर हम वर्तमान बात करें तो इसमें 34 न्यायाधीश हो चुके हैं। कितने, 34 न्यायाधीश हो चुके हैं। क्योंकि अच्छा उस समय अंग्रेजों का शासन था यार, ठीक है, तो लोग अपने मन से करते थे। अभी क्या है, जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान के माध्यम से अगर हम बात करें वर्तमान में कितने न्यायाधीश या फिर कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो टोटल 34 हैं। 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अगले चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कहता है कि फ्रॉम विच कंट्री, या मैं हिंदी में डायरेक्ट पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं लगभग बहुत सारे के लगभग ऑलमोस्ट हिंदी वाले ही होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। चलिए सुनिएगा, कहता है भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था। अब जानते हैं दोस्तों, हमने क्या किया, दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत सारे प्रावधानों को अपनाया है, बहुत सारे प्रावधानों को लिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की प्रावधान है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के या यूनाइटेड किंगडम के, आपको बताना है। और ये प्रश्न पूछा गया था 15 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में। आपको यही प्रश्न बताना है दोस्तों। तो जो अवशिष्ट शक्तियों वाली प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया मेरे दोस्तों, तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये बात आपको क्या करनी है, अच्छे से याद करके रखनी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, पाँचवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की, ठीक है, तो 1773 से लेकर के जो है कि भारत में
शासन चालू होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से चालू होता है। फिर अंतिम में भारत शासन अधिनियम 1947 तक समाप्त होता है। तो उसके बीच में क्या होता है, कई सारे अधिनियम आते हैं, जिसमें से एक अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक वायसराय था तो दूसरा सचिव था। जैसे मॉन्टेग्यू वायसराय तो चेम्सफोर्ड क्या था, सचिव था। ठीक है, आई बात समझ में। जो वायसराय होता था वह ब्रिटेन की या कहीं यूके का जो राजा होता था उसका प्रतिनिधि होता था, और जो सचिव होता था वह ब्रिटेन पार्लियामेंट का जो है कि प्रतिनिधि होता था या रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो अगर आपसे पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसको जाना जाता है या फिर किस अधिनियम को जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। एक आपसे बहुत फेमस और है जिसको बारे में पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। तो मार्ले मिंटो सुधार कहे तो 1909 में, ठीक है, और भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहे तो 1919 आपका उत्तर है हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? छठा प्रश्न कहता है कि पहले तो खालिस्तान दे दिया। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले आपको यहाँ पे खालिस्तान दे दिया, और उसके बाद कह रहा है कि के मामले में, यानी निम्नलिखित में से किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? सुनील बत्रा सेकंड बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में, या मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में, या नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ के मामले में, या समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में। और यह प्रश्न पूछा गया 13 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में दोस्तों। आपको यही उत्तर बताना है। तो चूंकि समता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो बड़ी ही सामान्य सी बात है, आपको ऐसे ही देख करके पता चल जाना चाहिए कौन सा उत्तर होगा। तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सही हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अच्छा, इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना तो मैं बता दूं, तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत में एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि जो आदिवासी हैं इनकी भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। यानी जो आदिवासियों से संबंधित ज़मीन है, भूमि है या वन भूमि है, उसको किसी भी कंपनी को या कहें कि किसी भी औद्योगिक दुनिया में नहीं दिया जा सकता, पट्टे पर या लीज पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। यही केस था। ठीक है, बात करते हैं 7वें प्रश्न की दोस्तों। 7वां प्रश्न कहता है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही चर्चा किया कि 1909 का एक जो कि बड़ा फेमस है, ठीक है, जिसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं दोस्तों। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही चर्चा किया, और देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है 21 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में दोस्तों। होता कि अभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब है? तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1909 के भारत परिषद अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। अच्छा, ये जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। इसका मतलब ये था कि जो मुसलमान, अगर कोई भी मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको केवल और केवल मुसलमान ही वोट कर सकेंगे और कोई वोट नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये बात थी। आगे अगला प्रश्न 8वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर, वह किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आपसे सीधा सीधा यही प्रश्न पूछ रहा है। तो संघीय व्यवस्था या शक्तिशाली केंद्र वाला संघ वाली जो व्यवस्था है वह लिया गया दोस्तों कनाडियन गवर्नमेंट या कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कनाडा के संविधान से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी आपसे कहाँ से प्रश्न ये सब पूछे गए पता है? ये सब प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं जहाँ से
आप जो है कि कई बार कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं। संविधान के स्रोत, इस चैप्टर का नाम या फिर कहें कि इस टॉपिक का नाम, या हाँ इस टॉपिक कह सकते हैं, इस टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। यानी जो संविधान के स्रोत है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ऐसी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नवा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। नवा प्रश्न बड़ा ध्यान सुनिएगा। कहता है संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने, के एम मुंशी ने, या सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने? किसने ऐसा वाक्य कहा था संविधान सभा के अंदर? ये प्रश्न पूछा गया 17 नवंबर 2021 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। बताना है दोस्तों आपको यही उत्तर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन से बार बार रिपीट होंगे आपके एग्जाम में, फिर से पूछा जाएगा, रिपीट कर करके पूछा जाएगा, इसलिए आप हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिपीट करते हुए चलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, एक व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम का जो लिंक है उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर मैं क्या करूँगा, इसका PDF आपको भेज दिया करूँगा दोस्तों। ठीक है, ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या, अच्छा देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे ये जो सदस्य हैं, ठीक है, चाहे अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब कौन है पता है? ये सब प्रारूप समिति के सदस्य हैं, आपको जिसको आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो भैया जब हम बात करते हैं प्रारूप समिति, तो जब प्रारूप समिति की बात करते हैं इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिन्होंने यह वाक्य कहा था, या कह सकते हैं यह वाक्य कहा था दोस्तों। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा? 10वां प्रश्न कहता है कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुआ था? जब नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुआ था दोस्तों? यही उत्तर आपको करना है। 4 ऑप्शन है, 26 दिसंबर 1946 को, या जनवरी 26 1947 को, यहाँ 19 रहेगा, 16 नहीं रहेगा, ठीक 19 रहेगा, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को। एक बात ध्यान रखिए, जब कहता है नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुआ था, बहुत सारे लोग यही सोच के घबरा जाएंगे, अरे नई दिल्ली में, अरे मेरे पप्पा आप कैसे भी इस प्रश्न को करेंगे। तो भैया घबराना नहीं है, जो संविधान सभा की बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो दिल्ली के अंदर ही हुआ था। तो संविधान सभा की आपसे कौन सी बैठक पूछ रहा है? पहली बार वाली बैठक। और आपको मैंने कितनी बार बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अरे बोलो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था दोस्तों। ये न जाने मैंने आपको कितनी बार बताया है, कितनी बार समझाया भी है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे ये ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे समझ लेंगे, कहेंगे अरे ये तो बड़ा कठिन प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो घबराना नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? कहता है भारत के अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत बनाए गए या सृजित किए गए? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसकी बात कर रहा है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है इसका प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999, या इसको कहते हैं आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहते हैं? 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और इसी के माध्यम से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है उसको बनाया गया था दोस्तों। और ये प्रश्न पूछा गया आपका 15 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में। ठीक है, बात करते हैं आगे 12वां प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा? 12वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए अपनाए जाने की बात कहा जा रहा है, लागू किए जाने की बात नहीं कहा जा रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ से 3-4 तरीके के प्रश्न पूछते हैं, मैं जो है कि हर प्रश्न को क्लियर करता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा सर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था?
26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर यही कहता कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, तब भी आप उत्तर करते सर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से जो है कि लागू भी किया गया था। अगर आपसे कहता भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तब आप कहते सर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगर आपसे ऐसे नॉर्मल भी कह देता कि जो हमारा संविधान है वो कब लागू किया गया, तब भी हम 26 जनवरी 1950 ही कहते हैं, भले वो पूर्ण कहे चाहे ना कहे। और ये प्रश्न पूछा गया है 14 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में दोस्तों। आई समझ में बात? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 13वां, और 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न कहता है कि 20 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? अब देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान सभा का अंतिम या कहें कि 12वां बैठक होता है। टोटल कितने बैठक हुए थे संविधान सभा के? 12। तो 12वां बैठक कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को होता है। अब जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का बैठक होता है, तो वहाँ पे इस बैठक में 284 लोगों ने क्या किया था? संविधान पे साइन किया। तो आपसे पूछा जा रहा है जब 284 लोगों ने साइन किया तो उसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? 30, 20, 25 या 15? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। ध्यान रखिएगा, पूरे संविधान सभा के अंदर देखा जाए तो 15 ही महिलाएं थी, और यही 15 महिलाओं ने क्या किया था? साइन किया था 284 सदस्यों में के साथ। ठीक है, या कहें कि सभी सदस्यों को मिला करके, महिलाओं पुरुषों को मिला करके 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर साइन किया था, जिसमें 15 महिलाएँ थीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो है कि यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 को पूछा गया था, और चूंकि मैंने इसको इसलिए शामिल किया क्योंकि वहाँ से प्रश्न यूपीएसआई में रिपीट होते हैं, और यूपीएसआई के प्रश्न जो है कहाँ रिपीट होते हैं? तो वह यूपीपी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अच्छे से हर एक चीज़ को देखते हुए, पढ़ते हुए, चलते हुए, समझते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आगे कह रहा है भारत का मूल रूप या संविधान किसके द्वारा या किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? अब देखिए कई बार ये होता है कि जो भारत का संविधान है वो लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। जाहिर सी बात है, लिखा जाने का मतलब है कि उसका जो ड्राफ्ट था उसको ड्राफ्ट को भरने में अम्बेडकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जब आपसे पूछे कि उसको हाथ से लिखा किसने था, तो भैया उसका उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये प्रश्न पूछा गया था आपका 2019 के यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम में 27 जनवरी 2019 को। ठीक है, और भी शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। आई बात समझ में? तो देखिएगा, अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो यह एक जो है कि छपा या कहें कि छापा हुआ दस्तावेज नहीं था, बल्कि इसके जो मूल प्रति था हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हाथ से लिखा गया था। और हाथ से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। आई बात समझ में? इन्होंने जो लिखा था हाथ से, उसी को क्या किया गया था? उसी को लागू किया गया था। आई बात समझ में? और ध्यान रखिएगा, आचार्य नंदलाल बोस थे जिनके मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको क्या किया था? अलंकृत किया था, सजाया था। और यह दस्तावेज अब भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में भी संरक्षित किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं इस जो हमारा संविधान लिखा गया था हस्तलिखित रूप में, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, तो भारत के संसद भवन में जाएंगे तो उसमें जो पुस्तकालय वाला हिस्सा है वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे अभी भी उसी प्रकार से संरक्षित किया गया, रखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 15वां प्रश्न कहता है कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखिए। सबसे पहली घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक आपको क्या करना है? सजाना है दोस्तों। बड़ा ही जो है कि ज़बरदस्त प्रश्न है भाई ये तो, है ना? अगर आपसे पूछा जाए, चलिए इसे मान लेते, कह रहा है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। अब इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखो भैया, जो उद्देश्य संकल्प है इसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। कब किया? 22 जनवरी 1947 को। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1947 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत किया गया, अच्छा ध्यान रखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही बाद में प्रस्तावना भी बना। ठीक है, राष्ट्रध्वज को कब अंगीकृत किया गया था? राष्ट्रध्वज जो हमारा झंडा है इसको 22 जुलाई को, कब भैया? इसको जो है कि 22 जुलाई को क्या किया गया था?
अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको 22 जनवरी 1947 को, इसको 22 जुलाई 1947 को। चूँकि 1947 वाली घटना है तो इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। वो जो पहला जनवरी हो गया, दूसरा जुलाई हो गया, 1947 की घटना है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, संविधान जो है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ? तो भैया इसको कहेंगे 26 नवंबर 1949 कहेंगे। कब कहेंगे? ये जो कि 1949 की घटना वो भी 26 नवंबर की है, ठीक है। और जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब भैया? 24 जनवरी 1950 को। तो भैया हम देखेंगे तो ABCD हमारा सीधे सीधे मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ABCD हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो कि अगर नहीं सही समझ में आ रहा तो लिख लीजिए आप अलग से। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को। हमारा जो राष्ट्रध्वज है वह 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया। संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को कब पारित किया गया और कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो इसको किया गया 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है कि इस संविधान में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? अब संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए ढेर सारी समितियां बनाई गई थी, तो पूछ रहा है कितनी सारी समितियां थीं। बड़ा गजब प्रश्न पूछा है आपसे, और यह प्रश्न पूछा गया UPSI बैच 1 13 दिसंबर 2017 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों। तो यही आपको बताना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? अच्छे से बताना कुल कितनी समितियां थी दोस्तों। अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल आप उत्तर करते चलिएगा, जबकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो भारत का संविधान था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जानते ही बना था और तैयार भी हुआ था। तो इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए टोटल 23 समितियां थी, जिसमें 15 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी उत्तर आपको सही नहीं मिलेगा। इसमें जो कि कितनी समितियां थी? 23 समितियां थी, या 13, जहाँ यहाँ पे 23 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने क्या किया? गलती से 23 की जगह 13 कर दिया, जो क्या हुआ? थोड़ा विवादित भी हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, छोटी बड़ी कुल कितनी समितियां थी? 23 समितियां थी, ठीक है। 15 छोटी समितियां थी, वहीं 8 जो है कि बड़ी समितियां थी। इसको भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? 17वां। यह प्रश्न कहता है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसको अब क्या कहा जाता है? अब बड़ा गजब का प्रश्न पूछा, इतना शानदार प्रश्न पूछा है ना, ठीक है, एकदम मन गदगद हो जाएगा। तो भैया हम कहते हैं कि जो 9 दिसंबर आप जानते हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब जहाँ पे पहली बैठक हुई थी, आज उसको किस नाम से जाना जाता है? आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उसको जाना जाता है वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से। किस नाम से? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। इसी नाम से क्या होता है? आज भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इन तीनों को मत कह दीजिए भैया लोकसभा, राज्यसभा, पुस्तकालय भवन, ऐसा नहीं कह देना है। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से हम जानते हैं, जहाँ पे हमारा संविधान बनाने के लिए पहली बैठक हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था UPSI बैच के 3 में 12 दिसंबर 2017 को। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न पे। 18वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 18वां प्रश्न हमारा कहता है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? जो गवर्नर था और प्रदेशों के जो जो गवर्नर जनरल थे और जो प्रदेशों के गवर्नर हुआ करते थे, उनको संवैधानिक प्रमुख का दर्जा कब मिला? संविधान सभा के माध्यम से, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से, या निदेशक सिद्धांत के माध्यम से, या भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से? दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था? इनको संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था। यह प्रश्न भी 13 दिसंबर 2017 को पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। कहता है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? रेवा, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। इसका मतलब पूछने का ये है कि भैया जो संविधान सभा का, देखिए बैठक नहीं पूछ रहा आपसे, सत्र पूछ रहा है। कई बार सत्र को लोग बैठक समझ लेते हैं और 24 जनवरी 1950 को टिक करके चले आते हैं कि भैया संविधान सभा का अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है
कि जो हमारा संविधान सभा का सत्र है वह कब आयोजित किया गया था। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पॉज्ड प्रस्ताव लाया गया था और संविधान के प्रारूप पर पेश किए गए इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यानी कि ये जो होता है तो भैया अंतिम बैठक जब होता है ये उसी अंतिम सत्र का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, आपको ये बात भी समझना, हालांकि बी उत्तर सही है, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, लेकिन आपको सत्र में अंतर समझना चाहिए। सत्र क्या होता है, कुछ दिन तक चलता है। ठीक है, और इस सत्र का जो अंतिम तारीख था वह कौन सा तारीख था, तो वह था 24 जनवरी 1950। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। और ये प्रश्न पूछा गया 14 दिसंबर 2017 को। आज का हमारा 20वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। ठीक है, कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है दोस्तों। यहाँ पे 3 ऑप्शन, इन्हीं तीनों में से एक बताना, एक ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत का संविधान है यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, हमारा उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, संप्रभु देश का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपना डिसीजन लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, दुनिया में जितने देश हैं लगभग सभी देश अपना डिसीजन खुद से लेते हैं, किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं लेते हैं। तो भारत भी क्या करता है, अपना डिसीजन खुद लेता है, तो भारत का एक संप्रभु देश हो गया। और ऐसे देशों के रूप में देखा जाए तो भारत के पास क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 प्रश्न। ठीक है, और हम 20 प्रश्न तक की बात करेंगे डेली, लगभग जो है कि 20, 25, 30 ऐसे प्रश्नों की बात करते हुए आपके साथ चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो है कि वीडियो आपको रोज़ाना शाम को 9 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। शायद मैंने शुरुआत में नहीं बताया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको अपलोड कर दी जाती है और 10 बजे सुबह जो है कि हिंदी का जो PYQs है उसको शिफ्ट वाइज अपलोड किया जा रहा है। जैसे ये आपको जो है कि ये चैप्टर वाइज है ना, हिंदी अभी शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, तो जब हिंदी को हम चैप्टर वाइज करेंगे तो उसी समय GK GS को शिफ्ट वाइज कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में दोस्तों। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा वीडियो। अपने कमेंट के माध्यम से इस क्लास के बारे में मुझे डिस्क्राइब ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और बढ़िया लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।